कौन था सद्दाम हुसैन? Donald Trump loves Saddam Hussein. I don't love Saddam Hussein. I hate Saddam Hussein. हमने सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया। Yesterday, December the 13th, at around 8:30 p.m. Baghdad time, United States military forces captured Saddam Hussein alive. लेकिन अब मसला था उसकी असल पहचान का, क्योंकि ये बात मशहूर हो चुकी थी कि सद्दाम हुसैन के 10 से ज्यादा हमशक्ल इराक में मौजूद थे। सद्दाम हुसैन को पकड़वाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही अपना करीबी था। सद्दाम हुसैन ने इराक में वो तरक्की लाई जो इससे पहले कभी ना थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो अपने ही लोगों की एक बड़ी तादाद उसके खिलाफ हो गई। सद्दाम हुसैन ने आखिर कुवैत पे हमला क्यों किया? सद्दाम हुसैन जो बिन बाप के एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था, वो कैसे इतना ताकतवर डिक्टेटर जा बना? صدام حسين المجيد رئيس جمهورية العراق. Yeah, I'm gonna say. 28 अप्रैल 1937 इराक के छोटे से गांव अल-अजवा में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है सदाम, मतलब वो जो मुकाबला करता है। मगर इस बच्चे की जिंदगी बचपन से ही मुकाबले के एक सिलसिला बन जाती है। सदाम का बाप उसकी पैदाइश से पहले ही मर चुका था। माँ उदासी में डूबी रहती थी और सुतेला बाप इब्राहिम अलहसन का जुल्म सदाम के मासूम कंधों पे बरसता रहा। 10 साल की छोटी सी उम्र में सदाम घर से भाग गया और बगदाद का रुख किया। वहाँ उसके अंकल खैरुल्लाह तालफा ने उसे अपने पास रखा। यही अंकल सदाम हुसैन के लिए पहला टीचर भी था और पहला गाइड भी। खैरुल्लाह तालफा एक कट्टर नेशनलिस्ट था। वो अक्सर सद्दाम को बताता कि इराक गुलामों का मुल्क नहीं है, हमारा दुश्मन गैर मुल्की कुव्वतें हैं, अंग्रेज, अमेरिका और जो भी अरब कौम को दबाना चाहे। ये अल्फाज सद्दाम के दिमाग में ऐसे घुस गए कि जिंदगी भर उन्होंने इसे चैन से ना बैठने दिया। बचपन में मिला दुख और अंकल की बातों का जहर सद्दाम को ऐसे बनाता गया तो वो एक ऐसा इंसान बन गया जो ताकत और इंतकाम का जुनून था। सद्दाम ने बगदाद में स्कूल ज्वाइन किया। तालीम में वो तेज था, लेकिन उसका शौक सिर्फ किताब तक महदूद न था, उसका शौक था सियासत। 1957 में सिर्फ 20 साल की उम्र में ही सद्दाम बाथ पार्टी में शामिल हो गया। ये पार्टी अरब कौम परस्ती और सोशलिज्म का नारा लगाती थी। सद्दाम के लिए ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी और ये उसका टिकट था बगदाद की कुर्सी तक। 2 साल बाद यानी कि 1959 में बाथ पार्टी ने फैसला किया कि इराक के हुक्मरान अब्दुल करीम कासिम को कत्ल करना है। सद्दाम ने वॉलंटियर किया। 1 घंटे के अंदर गोलियां चल गयी। कासिम जख्मी हुआ लेकिन बच गया। सद्दाम भी जख्मी हुआ और अपनी जान बचा के भाग गया। एक गोली जो अपने निशाने पर तो ना लगी, लेकिन उसने सद्दाम की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। भागकर सद्दाम मिस्र चला गया। वहाँ उसने सियासत और कानून की तालीम हासिल की और बाथ पार्टी के नेटवर्क से और गहरा जोड़ गया। मिस्र ने उसे और ज्यादा मिच्योर बना दिया। अब वो गांव का एक सादा लड़का ना था बल्कि एक ट्रेंड सियासतदान बन चुका था। मिस्र में सद्दाम ने देखा कि कैसे जमाल अब्दुल नासिर अरब कौम को एक झंडे के नीचे जोड़ना चाह रहा था। सद्दाम को ये सपना अपना लगने लगा। उसने इरादा किया कि एक दिन वो इराक को भी इसी तौर पे दुनिया का मरकज बनाएगा। 1963 में इराक में बाथ पार्टी ने एक छोटी सी बगावत की, लेकिन ये बगावत कामयाब ना हो पाई। सद्दाम वापस आया लेकिन कैद हो गया। जेल हुई लेकिन वो जेल से भाग निकला। ये वो दौर था जब सद्दाम को जेल और अंडरग्राउंड सियासत दोनों का टेस्ट मिला और दोनों ने उसे एक चीज सिखाई कि ताकत सिर्फ कुर्सी से नहीं मिलती, ताकत खौफ से मिलती है। 1968 का साल इराक में एक और बगावत होती है। इस दफा बाथ पार्टी मजबूत थी। अहमद हसन अल बकर प्रेसिडेंट बन जाता है और उसका भतीजा सद्दाम हुसैन उसका राइट हैंड। मगर असल बात यह है कि अल बकर सिर्फ कुर्सी पे बैठा था, असल ताकत सद्दाम हुसैन के हाथ में थी। सद्दाम हर मीटिंग में, हर फैसले में पीछे खड़ा होता। धीरे धीरे वो इराक का शैडो रूलर बन गया। जब सद्दाम हुसैन पीछे खड़ा होता तो असल में वो सबसे आगे होता। सद्दाम ने इराक का सिक्योरिटी नेटवर्क अपने काबू में कर लिया। सीक्रेट पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी सब उसके हाथ में। उसने जेलों को भरा और दुश्मनों को चुपचाप खत्म करवाना शुरू किया। जब सद्दाम के आदमी रात को दरवाजा नॉक करते तो लोगों को पता होता कि सुबह तक उनका नाम जिंदों की लिस्ट में नहीं होगा। नजरिया ये था कि इराक को मॉडर्न भी बनाना है और इराक पे लोहा भी रखना है। सद्दाम दोनों चीजों को साथ लेके चला। 1970 में इराक ने तेल का नेशनलाइजेशन किया। दौलत बहने लगी। सद्दाम ने इस दौलत का इस्तेमाल स्कूल, हॉस्पिटल और रोड बनाने में किया। बगदाद मॉडर्न शहर बन रहा था और लोग सोचने लगे कि सद्दाम इराक के लिए एक नई उम्मीद है। लेकिन सद्दाम की सियासत एक सिक्के की तरह थी, एक साइड तरक्की और दूसरी साइड खौफ। 1979 का साल प्रेसिडेंट अल बकर को अचानक हेल्थ इशू का बहाना बना के इस्तीफा देना पड़ा। सद्दाम ने कुर्सी अपने नाम कर ली और फिर इराक की तारीख का सबसे खूनी सीन सामने आया।
बाथ पार्टी की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। वहाँ सदाम ने एक लिस्ट निकाली, एक एक नाम पुकारा गया। 68 पार्टी लीडर्स को गद्दार करार दिया गया और कुछ को तो फौरन फायर स्क्वाड के हवाले कर दिया गया। और जो जिंदा बचे उन्होंने खुद अपने दोस्तों और भाइयों पे गोली चलाई, सिर्फ इसलिए कि सदाम के लिए वफादारी साबित हो। सदाम ने हुकूमत शुरू नहीं की, उसने खौफ का डर कायम किया। इराक का हर कोना उसके नाम से लरसता था। सदाम ने अपनी तस्वीर हर दफ्तर, हर स्कूल और गली में लटका दी। बच्चे स्कूल में उसके गीत गाते, टीवी पे रोज सदाम हुसैन की स्पीचेस दिखाई जाती। वो अपने आप को सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं बल्कि इराक का बाप, अरब कौम का रखवाला और एक किस्सा बनाता गया। وربما قال البعض منكم أيها الأخوة हर किताब, हर नज़म, हर फिल्म सदाम को एक हीरो बना के पेश करती और जिन्होंने इनकार किया वो या तो जेल गए या जमीन के नीचे दफन कर दिए गए। يكتبون 39 صاروا एक मुल्क जहाँ आजादी की जुबान बंद थी, सिर्फ सदाम का नाम गूंजता था। 1970 की दहाई इराक के लिए दौलत का दौर था। सदाम ने तेल के कुएं नेशनलाइज किए और एक ही रात में इराक की दौलत 4 गुना बढ़ गई। इस दौलत का इस्तेमाल सदाम ने अपनी तस्वीर बनाने के लिए नहीं बल्कि इराक को मॉडर्नाइज बनाने के लिए किया। बगदाद के रास्ते चौड़े हुए, ब्रिजेस बनाए गए, नए शहर आबाद हुए और इलेक्ट्रिसिटी और पानी गाँव-गाँव तक पहुँच गया। For the first time in a long time, life was getting better for people in Iraq. सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था तालीम। सदाम ने एजुकेशन फ्री कर दी, हर बच्चे के लिए स्कूल वाजिब। उन्होंने लिटरेसी कैंपेन चलाई जहां बड़ी उम्र के लोग भी लिखना पढ़ना सीखने लगे। यूनेस्को ने इराक को दुनिया का सबसे कामयाब लिटरेसी प्रोग्राम अवार्ड दिया। 1980 तक इराक का लिटरेसी रेट 30% से बढ़ के 80% तक पहुंच गई। सदाम के इराक में हर बच्चा स्कूल जाता था, लेकिन उन्हीं स्कूलों में बच्चों को पहले दिन से एक ही सबक दिया जाता था और वो था सदाम हुसैन की वफादारी का। सदाम ने हेल्थ सिस्टम को भी बेहतरीन बनाया, हॉस्पिटल्स फ्री हो गए, दवाओं का निजाम मजबूत हुआ। 1970s के आखिर तक इराक का हेल्थ सिस्टम अरब दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता था। औरत के लिए भी नए दरवाजे खोल दिए गए। सदाम के दौर में औरत डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, हत्ता के फौजी ऑफिसर तक बनी। बगदाद में औरत का हिजाब उतार के मॉडर्न कपड़ों में देखना आम था। सदाम ने औरतों को यूनिवर्सिटी भेजा, लेकिन उन्हीं यूनिवर्सिटीज में उसके मुखालिफिन को जेल भेजा। पर ये सब तरक्की के पीछे एक काला सच भी था। जब सदाम इराक को मॉडर्न बना रहा था, उसी वक्त वो अपने मुखालिफिन को जेलों में भी डाल रहा था। टीवी पर सदाम एक मुस्कुराता हुआ लीडर था, लेकिन सीक्रेट पुलिस के तहखानों में चीखें गूंज रही थी। 22 सितंबर 1980 सदाम हुसैन ने अपना सबसे बड़ा कदम उठाया। الخميني يجوز يزعل من كلمة دجال الدجال مربع उसने ईरान पे हमला कर दिया और वजह शतल पानी का निजाम और खुमैनी का इनकलाब उसके इराक के लिए खतरा बन रहा था। सदाम समझ रहा था कि ये एक छोटी सी जंग होगी और कुछ हफ्तों में वो फतह हासिल कर लेगा, लेकिन ये जंग 8 साल तक खींच गई। इराक को अमेरिका, फ्रांस और गल्फ मुल्कों की तरफ से सपोर्ट मिला। वहीं ईरान ने अपने बच्चों को भी फ्रंट लाइन पे भेज दिया। केमिकल हथियार, मिसाइल और लाखों लाशें, ये थी उस जंग की असल तस्वीर। एक जंग जो सद्दाम ने अपनी ताकत दिखाने के लिए शुरू की। उसी जंग ने इराक का खून चूस लिया। 1 मिलियन लोग इराकी और ईरानी इस जंग के शिकार हुए। जंग के बीच सद्दाम ने अपने अंदर के सबसे अंधेरे चेहरे को सामने लाया। उसने कुर्दों पे कहर बर्पा कर दिया। 1988 सद्दाम की फौजियों ने कुर्दिश गांव बर्बाद कर दिए। हलबजा शहरों में केमिकल गैस बरसाई गई। एक ही दिन में 50,000 लोग मर गए, बच्चे, औरत, बुजुर्ग। दुनिया ने इस कत्लेआम को जेनोसाइड कहा और सद्दाम के नाम के साथ बुशरा बगदाद का लकब जोड़ा। वो आदमी जो इराक में हॉस्पिटल बनाता था, उसने अपने ही लोगों को गैस चैम्बर्स बना के मार दिया। ما نعرف عنهم شيء لان دول اجانب دخلوا ما نعرف عنهم شيء وغربة اكثرهم غربة ما نعرف مين هنود باكستانية عجم اشكال الاجانب هم شنو هدفهم دول فقط जंग की थकावट के बावजूद सद्दाम का गुमान बढ़ गया। 1990s में उसने कुवैत पे कब्जा कर लिया। उसने कुवैत पे इल्जाम लगाया कि वो इराक का तेल चुरा रहा है। सद्दाम ने सोचा कि दुनिया चुप रहेगी, लेकिन अमेरिका ने जवाब दिया। गल्फ वार शुरू हुई। सिर्फ कुछ हफ्तों में ही इराक की फौज टूट गई। बगदाद बमबारी से लरज उठा। इराक को शर्मनाक शिकस्त मिली। अमेरिका ने सद्दाम को घेरा नहीं, लेकिन इराक पे सैंक्शन लगा दी। कुवैत पे चलाया गया एक कदम, सद्दाम के लिए मौत का फैसला लीक किया। 1990s में इराक एक जिंदा लाश बन गया। An embargo against Iraqi oil was implemented, economic sanctions were imposed, and Kuwait's financial assets were frozen. सैंक्शंस ने इकोनॉमी तोड़ दी। अवाम भूख और बीमारी से मरने लगी। मेडिसिन और खाना रेयर हो गया, मगर सद्दाम अपने मकाम पे मजबूत था। उसने अपने लिए शाही महल बनवाए और अवाम के दुख को प्रोपेगेंडे के जरिए चुप करवाया। उसने अवाम से कहा, दुनिया तुम्हारे खिलाफ है और मैं तुम्हारा रखवाला हूँ। 11 सितंबर 2001 के बाद दुनिया बदल गई। अमेरिका ने अपने दुश्मनों की लिस्ट बनाई और सद्दाम हुसैन उस लिस्ट में सबसे ऊपर था। People who knock these buildings down will hear all of us soon.
अमेरिका ने इल्जाम लगाया कि सदाम के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं। इल्जाम था कि सदाम अल-कायदा को सपोर्ट करता है, लेकिन सच ये था इन इल्जामों का सबूत ना मिला। फिर भी 2003 में अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया। सिर्फ कुछ हफ्तों में ही बगदाद गिर गया, सदाम की फौज बिखर गई, उसकी स्टैचूज गिराई गई। वो डिक्टेटर जो 30 साल से इराक को लोहे के हाथ से चला रहा था, एकदम गायब हो गया। एक वक्त था जब सदाम दुनिया को चैलेंज करता था और अब सदाम खुद दुनिया से छुप रहा था। 13 दिसंबर 2003 यूएस आर्मी ने एक गांव में छापा मारा। जमीन के नीचे एक छोटा सा बंकर, जिसे स्पाइडर होल कहा गया, वहाँ से सदाम हुसैन को जिंदा निकाला गया। उसके लंबे बाल, दाढ़ी और आंखों में वो शिद्दत थी जो सिर्फ एक कैद का इजहार कर रही थी। वो शख्स जो अपने आप को अरब कौम का शेर कहता था, अब अमेरिका के सिपाहियों के हाथों एक कमजोर इंसान था। सदाम पे ट्रायल चलाया, इल्जामात की लंबी लिस्ट बनाई गई, जेनोसाइड, वार क्राइम, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और सबसे बड़ा केस था दुजेल मस्कर, जहां सदाम ने एक फेल्ड असैसिनेशन के अटेम्प्ट के बदले 148 लोगों को मार डाला था। कोर्ट में सदाम ने चिल्लाकर कहा, मैं अब भी इराक का प्रेसिडेंट हूँ, ये सब ड्रामा है। लेकिन दुनिया ने उसे अब एक कैदी के तौर पे देखा। 30 दिसंबर 2006 ईद उल जुहा के दिन बगदाद की एक जेल में सदाम हुसैन को मौत की सजा दी गई। उसे फांसी के फंदे तक ले जाया गया। उसके चेहरे पे कोई खौफ ना था। रस्सी तंग की गई, सदाम हुसैन जमीन पे गिर गया और दुनिया भर के टीवी स्क्रीन पे दिखाया गया कि एक दौर खत्म हो गया। सदाम हुसैन की कहानी एक मिसाल है। आज भी अरब दुनिया में कुछ लोग उसे हीरो कहते हैं और कुछ एक डिक्टेटर और बुचर।